नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारा खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो इस वक्त सारी दुनिया की नजरें ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो पर लगी हुई हैं, क्योंकि यहां पर आज से 19वीं G20 समिट का आगाज हो चुका है। G20 में शामिल होने के लिए दुनिया के कई बड़े नेता यहां पहुंच चुके हैं और इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। और G20 की बैठक 2 दिन तक चलेगी। इस आर्थिक संगठन में 19 देश के अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है। और G20 की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके सदस्य देश, जिसके सदस्य हैं, वो दुनिया के 85% GDP और 75% ग्लोबल ट्रेड और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और पिछली बार G20 समिट का आयोजन भारत में हुआ था, जिसे अब तक का सबसे सफल आयोजन G20 के इतिहास का माना गया था। लेकिन इस बार भले ही G20 की बैठक भारत में नहीं हो रही है, लेकिन इस बैठक के एजेंडे को आकार देने में भारत और पीएम मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। और पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी एक ताकतवर ग्लोबल लीडर के तौर पर अपनी धाक जमा चुके हैं। और रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में हो रहे विध्वंस के बीच ये माना जा रहा है कि भारत और पीएम मोदी विश्व को शांति के पथ पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो ब्राजील में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया को भूख और गरीबी से बाहर निकालने के लिए एक बहुत बड़ी पहल हो रही है। इस सम्मेलन में भुखमरी और गरीबी से निपटने के लिए एक मजबूत ग्लोबल अलायंस बनाने की पहल हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का उद्देश्य दुनिया भर के 50 करोड़ लोगों को गरीबी और भुखमरी से बाहर निकालना है। निश्चित तौर पर इस नेक मकसद में भारत और भारत के पीएम मोदी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि पिछले 9 साल में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने गरीबी को मात दी है, गरीबी को हराया है। पिछले 9 साल में 24 करोड़ 82 लाख लोग स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के मामले में बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। इस साल जनवरी में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में आई है। राज्य स्तर पर अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 94 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और इस मामले में यूपी लिस्ट में सबसे ऊपर है। और उसके बाद नंबर आता है बिहार का, जहां 3 करोड़ 77 लाख लोग, और वहीं मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और आपको बता दें कि बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार के जरिए मापा जाता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बहुआयामी गरीबी 2013 में करीब 29% थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 11% पर आ गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुआयामी जो गरीबी है, उसको मापने का जो पैमाना है, उसमें 12 पैरामीटर्स होते हैं। इनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ग, स्कूल में कितनी उपस्थिति है ये, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते शामिल होते हैं। इन 12 आधार पर यह तय किया जाता है कि बहुआयामी गरीबी का माप का पैमाना क्या है, उसकी संख्या क्या है। और भारत में जिस तरह से, जिस तेजी से गरीबी दूर हो रही है, उसकी वजह से भारत सरकार की कई योजनाएं इसके पीछे हैं। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PDS सिस्टम से 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब दुनिया से गरीबी हटाने की बात आ रही है, तो भारत का जो फॉर्मूला है वो दुनिया के काम आ सकता है। और इसके अलावा भारत में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जन धन खातों के जरिए बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। और 55 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक की का जो फ्री इलाज देने के लिए सरकार आयुष्मान योजना लेकर आई है। और 4 करोड़ से ज़्यादा भारतीय परिवारों को पक्के घर अब तक दिए जा चुके हैं। और करीब 12 करोड़ शौचालय और अब तक करीब 16 करोड़ लोगों को
गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं और 8 करोड़ युवाओं ने मुद्रा लोन लेकर पहली बार अपना काम शुरू किया है। और इसके अलावा पोषण अभियान, मातृ स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं और बिजली की पहुंच जैसे परिवर्तनकारी अभियानों ने लोगों की स्थिति में सुधार किया है। तो इस तरह से G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे देश भारत से सीख सकते हैं कि उसने कैसे गरीबी और भुखमरी को मात दी और गरीबी को हराने का भारत का ये फार्मूला पूरी दुनिया के लिए बहुत काम का है। नाइजीरिया यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इतने सारे लोगों को गरीबी से बाहर लाकर दुनिया के लिए भारत ने एक बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत का काम किया। भारत ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इतने सारे लोगों का गरीबी से बाहर आना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये हर देश के लिए एक उम्मीद जगाता है। अगर भारत ने किया है तो हम भी कर सकते हैं। तो ट्राइको सदस्य के रूप में भारत ने ब्राजील में हो रहे G20 के एजेंडे को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले साल भारत ने G20 के इतिहास की सबसे कामयाब मेजबानी की थी और पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर की अपनी छवि को और मजबूत किया था। पिछले साल जब भारत में G20 सम्मेलन हुआ था तब भारत ने इसे विश्व कल्याण से सम्मेलन को जोड़ा था और अध्यक्षता छोड़ने के बाद भी भारत ने उतनी ही लगन से, उतनी ही शिद्दत से G20 की सफलता के लिए योगदान भारत का जारी है। और G20 अध्यक्षता के तहत भारत ने वैश्विक नेताओं को कृषि अनुसंधान, खाद्य उर्वरक की पहुंच और बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए सहयोग पर राजी किया ताकि दुनिया की गरीब आबादी के बीच खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जा सके। और अब ब्राजील ने भी G20 के अध्यक्ष रूप में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने की शुरुआत की है। और मेजबान ब्राजील का लक्ष्य ग्लोबल साउथ का विकास और जलवायु वित्त पोषण की प्राथमिकताओं पर ध्यान देना है। और ब्राजील के सारे लक्ष्य में भारत ने जो पहल रखी थी, जो भारत ने पहल की थी और जो भारत ने नींव रखी थी, इसकी झलक ब्राजील के इस रोल में साफ दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लाइफ का महामंत्र दिया था, जिसे दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन में काफी प्रशंसा मिली थी। और पिछले G20 सम्मेलन के दौरान भारतीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मान्यता मिली थी, क्योंकि डिजिटल माध्यमों के जरिए अंतिम पंक्ति में खड़े आम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मोदी सरकार ने भारत में जो कीर्तिमान बनाए हैं, अब वो G20 के सहारे दुनिया के कोने कोने में अपनाए जा रहे हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी G20 में दुनिया के कई हिस्सों में चल रहे घमासान, खासकर रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण सर्वसम्मति बनाना काफी मुश्किल हो सकता है। ये एक चुनौती है इस बार G20 में, पिछली बार की तरह। लेकिन भारत ने जिस समझबूझ के साथ पिछले 2 G20 शिखर सम्मेलनों में सहमति बनाने का कार्य किया था, वो कार्य भारत के सहयोग से ब्राजील भी कर सकता है। तो रियो घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का काम अब युद्ध स्तर पर जारी है और भारत की तरफ से G20 के शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी असीम मिश्रा ने। सर, आपका स्वागत डीडी न्यूज में। और किस तरह की बातें, किस तरह के नेगोशिएशंस रियो घोषणा पत्र को लेकर और क्या कुछ बातें हुई हैं? क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं आज के संदर्भ में, और बाकी सारे इश्यूज, हंगर हो, पावर्टी हो, ग्रोथ हो, ये सारी चर्चा हो चुकी है। क्लाइमेट और जियोपॉलिटिक्स पर चर्चा चल रही है और मेरे विचार से क्लाइमेट पे हम लोग को बड़े रिस्पॉन्सिबली काम करना है, क्योंकि हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे काम करना है, क्योंकि COP29 चल रही है बाकू में और कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वहां किसी तरह का जो बड़े जोर के डिटेल डेलिब्रेशंस चल रहे हैं उस पर न इम्पैक्ट हो। तो वही सोच के हम लोगों ने हाई लेवल प्रिंसिपल्स पर बात की है। और जियोपॉलिटिक्स, जब भारत की लीडर्स समिट हुई थी तो हम लोग 83 पैरे पे कंसेंसस पे आए थे और सारा कंसेंसस हुआ था।
जियोपॉलिटिक्स पे भी कंसेंसस था, तब रशिया यूक्रेन का क्राइसिस था बड़े जोर का। अब मिडिल ईस्ट का भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें कई व्यूज हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ब्राजील की मदद करें, क्योंकि हम ट्रोइका के मेंबर हैं। हम ब्राजील की मदद करें, वो एक इमर्जिंग ग्लोबल साउथ नेशन है हमारी तरह, और उनकी मदद करके कंसेंसस आए, यही कोशिश रहेगी हमारी। बहुत सारी अहम बातें घोषणा पत्र में बातें चल रही हैं, किन बातों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। कैमरामैन अंकुर के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो। तो साल दर साल G20 में भारत की अहमियत बढ़ती ही जा रही है, और इसकी वजह है पीएम मोदी की विदेश नीति। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है वो दुनिया भर में बहुत बड़ा है। पहले 2 कार्यकाल की तरह पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में भी दुनिया भर में भारत की विदेश नीति की छाप दिख रही है। भारत को अब तटस्थ नहीं, मध्यस्थ की भूमिका में देखा जा रहा है, और पीएम मोदी अपनी कूटनीति के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति दूत बनकर उभरे हैं। बल्कि ऐसे समय में जब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही हो, पीएम मोदी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने 10.5 सालों का जो करीब करीब कार्यकाल रहा, उसमें कई ऐसे देशों की यात्रा की जहां कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। इस कदम से इन देशों के साथ भारत के रिश्ते तो मजबूत हुए ही हैं, साथ ही विश्व पटल पर भारत की छवि विश्व बंधु वाली बनकर उभरी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब 10.5 साल की विदेश नीति के सबसे बड़ी बात यह रही है कि इस नीति में भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा गया, इंडिया फर्स्ट, और इसके साथ ही देश का वैश्विक कद भी बढ़ाया गया। और मोदी की विदेश नीति में आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना एक अहम बिंदु होता है। पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति पर जमकर मेहनत कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत 50वें G7 शिखर सम्मेलन से हुई थी। इटली में हुए सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्रमुख विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री की खूब तारीफ की थी और भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। और खास बात यह है कि अमेरिका के भविष्य के राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त बता चुके हैं। और जबकि वहीं आसियान देशों की बैठक में भारत ने एक्ट ईस्ट नीति की घोषणा की और चीन को अपनी ताकत दिखाई दी। एक्ट ईस्ट के तहत भारत ने व्यापार और सैन्य क्षेत्रों में दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देशों और उत्तर पूर्वी एशिया के 3 देश जापान, कोरिया और मंगोलिया, वहीं ओशनिया क्षेत्र के देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक द्वीपीय देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत किया है। मोदी ने तीसरे कार्यकाल में रूस और यूक्रेन का दौरा भी किया। वहाँ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से के निमंत्रण पर मोदी गए थे और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में उन्होंने वहाँ पर पहुँचे थे पीएम मोदी। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टोल से भी सम्मानित किया। और इसके अलावा अगस्त 2024 में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करते हुए पीएम मोदी ने 21 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, 34 विदेश मंत्रियों और 122 देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। और पड़ोसी देशों पर भी भारत की सफल कूटनीति का असर साफ दिख रहा है। ये मोदी सरकार की कूटनीति का ही कमाल है कि भारत के खिलाफ नारे देकर चुनाव जीतने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने भी अब यू टर्न ले लिया है। हाल ही में भारत आए मोइज़ू ने पीएम मोदी और भारत की खूब तारीफ की। अगर हम पिछले 1 या 2 साल की बात करें तो जो युद्ध क्षेत्र दुनिया में बन गए हैं उनमें भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी करवाकर पीएम मोदी ने भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया है। भले दुनिया आज कोविड के कहर से उबर चुकी है, लेकिन सारी दुनिया को अब भी याद है कि कैसे कोरोना महामारी के दौरान विकसित देशों ने छोटे और गरीब देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन भारत ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए करीब 100 देशों को वैक्सीन मैत्री पहल के जरिए 20 करोड़ वैक्सीन की डोज गरीब देशों को भेजी थी, जिससे गरीब देशों के अंदर एक जो पैनिक सिचुएशन थी उसमें उन्हें राहत मिली थी। लेकिन मोदी की ग्लोबल लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत है इंडिया फर्स्ट का उनका भाव। पीएम मोदी अपनी विदेश नीति में भारत के आर्थिक और सामरिक हितों को पहली प्राथमिकता देते हैं। मिसाल के तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से रियायती दरों पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा। लेकिन ग्लोबल लीडर मोदी की सबसे बड़ी बात यह है कि वो सारी दुनिया को ये संदेश देना नहीं भूलते हैं कि इस विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है।
तो पिछले करीब आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। तो पिछले करीब 2.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसकारी युद्ध चल रहा है। हम इस युद्ध के चलते हम ही क्या पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। इस युद्ध का विश्व अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है और ऐसे में इस युद्ध को खत्म करने के लिए सारी दुनिया भारत और उसके प्रधानमंत्री मोदी की तरफ उम्मीद लगाकर देख रही है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है युद्ध में शामिल रूस और यूक्रेन दोनों का भारत पर भरोसा। प्रधानमंत्री मोदी इकलौते ऐसे राष्ट्र प्रमुख हैं जिन्होंने युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों का दौरा किया है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं और यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष को लेकर साफ कर दिया है कि उन्हें शांति समझौते को लेकर भारत की मध्यस्थता मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी की यात्रा के बाद कहा था कि अगली शांति वार्ता भारत में आयोजित होना चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भरोसा है कि अगर भारत शांति की पहल करता है तो ये युद्ध रुक सकता है और पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया था। पीएम ने कहा था कि भारत तटस्थ नहीं है बल्कि वो शांति के पक्ष में खड़ा है। रूस यूक्रेन के अलावा अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों को भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से बहुत उम्मीदें हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन की यात्रा से लौटे तो 26 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फोन पर उनसे बात की। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चा हो चुकी है। वहीं दिसंबर 2022 में अमेरिकी खुफिया CIA चीफ विलियम वंस ने कहा था कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंताओं का रूस पर सीधा प्रभाव पड़ा है। वैसे भी सारी दुनिया को मालूम है कि भारत और रूस के बीच कितने गहरे संबंध हैं। हालांकि पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने साफ साफ कहा कि यह समय युद्ध का नहीं है। मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा दुनिया में शांति स्थापित करने में अपना योगदान देने की कोशिश की और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने उनको इस कार्य के लिए सम्मानित किया है। अब कल ही की बात ले लीजिए, नाइजीरिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने को ये सम्मान जो मिला है तो वो ये सम्मान पाने वाले दूसरी विदेशी हस्ती बन गए। इससे पहले सिर्फ ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को 1969 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कौन कौन से देश नागरिक सम्मान दे चुके हैं। पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाले देशों में सऊदी अरब का नाम सबसे पहले आता है। अप्रैल 2016 में सऊदी अरब ने पीएम मोदी को किंग अब्दुल अजीज सेस अवार्ड से सम्मानित किया था और उसी साल पीएम मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमनुल्लाह खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं फरवरी 2018 की बात करें तो तब पीएम मोदी ने फिलिस्तीन की ऐतिहासिक यात्रा की थी तो उन्हें उस दौरान फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और प्रधानमंत्री मोदी को 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी मुस्लिम राष्ट्रों में भी पीएम मोदी को लेकर बहुत सम्मान है, उन्हें अपने सम्मानों से, वो नागरिक सम्मानों से सम्मानित करते रहे। और इसी साल रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड से नवाजा था और 2019 में मालदीव्स ने भी विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला अपना सर्वोच्च सम्मान निशान इज्जुद्दीन भी प्रधानमंत्री मोदी को दिया था। जबकि 2019 में ही पीएम मोदी को बहरीन ने द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां से सम्मानित किया और 2020 में पीएम मोदी को यूनाइटेड स्टेट्स आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड
लीजन ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया था। और इसी साल जुलाई में रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इनके अलावा पीएम मोदी को दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए सियोल शांति पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो कई सम्मान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को दिए जा चुके हैं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। तो पूरा सच में भी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ब्राजील पहुंचने पर कैसे हुआ पीएम मोदी का स्वागत। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। It's another six. रिचार्ज जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये सोलर पावर बन गया। फ्यूचर बन गया। क्या चल रहा है बेबी? पापा और मैं फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर ही तो बना रहे हैं, हर ओर डीकार्बोनाइजेशन बढ़ा के और सालों से प्रोड्यूस होते वॉट्स में ग्रीन मिला के। NTPC Green, a wholly owned subsidiary of NTPC Limited, brightening India's tomorrow with green watts. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और पीएम मोदी आज पूरी दुनिया में कितने ताकतवर नेता बन चुके हैं, कितने लोकप्रिय नेता बन चुके हैं, इसकी गवाही उन्हें मिलने वाली अप्रूवल रेटिंग से भी दिखाई देती है। दरअसल दुनिया की जानी मानी संस्थाओं की अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी अक्सर पहले पायदान पर नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया की जानी मानी सर्वे कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट इस साल 8 से 14 जुलाई के बीच उसने सर्वे किया था और दुनिया के 25 देशों के राष्ट्र प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की थी। और इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले स्थान पर हैं। और इससे पहले फरवरी 2024 में मॉर्निंग कंसल्ट के ही ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर में पीएम मोदी को लगभग 78% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। वहीं दिसंबर 2023 में मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में दुनिया के 22 बड़े नेताओं को शामिल किया था, जिसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार टॉप किया। उन्हें 76% अप्रूवल रेटिंग मिली थी। और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट नाम के रिसर्च सेंटर ने 2024 के पावर इंडेक्स में अमेरिका और चीन के बाद भारत को दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश का दर्जा दिया है। जबकि पिछले साल अगस्त में PEW रिसर्च ने भारत को लेकर 23 देशों में सर्वे किया था। और इस सर्वे में बात सामने आई कि अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल समेत 9 जो देश हैं उनके 50% से भी ज़्यादा लोग भारत को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। वहीं अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो अभी 4 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स का आंकड़ा
10 करोड़ छू चुका है और जो दुनिया के किसी भी नेता से बहुत ज़्यादा है। पिछले 3 साल में मोदी को 3 करोड़ नए लोगों ने फॉलो किया है। और अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय संस्कृति का जादू कैसे विदेशी धरती पर भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी जब ब्राजील की राजधानी रियो पहुंचे तो होटल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए, तो वहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का ब्राजील की धरती पर स्वागत किया गया। सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं के समूह ने पीएम मोदी की मौजूदगी में मधुर संस्कृत श्लोक सुनाए। वहीं पारंपरिक भारतीय पोशाक पहने हुए थे और ये सारे लोग, और प्रधानमंत्री ने भी उनके सुरीले भजनों को, गायन को ध्यान से सुना। दरअसल ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, प्रदर्शन कला और दर्शन को लेकर लोगों में काफी रुचि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पोस्ट में इसे ब्राजील में भारतीय संस्कृति का एक उत्सव बताया और रियो में यादगार स्वागत के लिए आभार जताया। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।